गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी के द्वारा अपना ये मेंस का जो कॉपी है वो डाल दिया गया है। जो लोग इसे सर्टिफिकेट का मेंस दिए हैं उनका कॉपी अवेलेबल है साइट पे। तो मैंने भी अपना कॉपी अपलोड किया वहाँ से। अभी कॉपी अनचेक है। हो सकता है चेक कॉपी बाद में डाला जाए फाइनल फाइनल रिजल्ट के बाद। अभी सबका अनचेक कॉपी अवेलेबल है। तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था पेपर वन का अपना। ये पेपर टू का वीडियो बना रहा हूँ मैं इसे बता दूंगा मैंने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था और उसका क्या लिखा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन वन में जो पॉलिटिकल सेक्शन था उसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था। क्वेश्चन था कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है जो ब्रिटेन से प्रभावित है। यहाँ राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति अवश्य होता है, किंतु वास्तविक शक्ति सत्तारूढ़ दल के नेता या प्रधानमंत्री में निहित है। इसके बाद फिर आगे बताया था कि भारत वास्तविक शक्ति संसद में निहित है तथा वह कानून के निर्माण एवं उसका कार्यान्वयन विधानमंडल में निहित सरकार द्वारा संचालित होता है। संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद का प्रधान है जो केंद्रीय विधायिका को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हमने संसद की शक्ति बताई थी। यहाँ पे सारी शक्ति विधायी शक्ति की बताया है कि इसकी शक्तियाँ तो विशाल पर असीम नहीं। तो पहले शक्ति ने बता दिया था क्या क्या है। फिर लिखा है असीम नहीं था, इसकी सीमाएं बताई थी। शक्ति की सीमाएं क्या है, तो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक शक्ति। इसके बाद संविधान संशोधन की शक्ति, सॉरी न्यायिक समीक्षा, संविधान का मूल मूल ढांचा। इसके बाद विपक्ष की भूमिका, मीडिया की भूमिका, स्वतंत्र चुनाव एवं अंतिम शक्ति जनता में निहित। तो ये सारा मैंने बताया था कि शक्ति की सीमाएं। ठीक है, और शक्ति की सीमाएं के बाद मैंने बताया था कि हम लोग का जो व्यवस्था है 35 के प्रावधान से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन फिर भी हम लोग का जो ब्रिटिश जो संसद है उसके समकक्ष नहीं है। कैसे नहीं है मैंने बताया था। ठीक है, क्योंकि मेनली जो अंतर है वो ये है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो ऑल इन ऑल है, सब कुछ वहाँ पर सारी शक्तियाँ नहीं उसमें है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे खुद ही बोल रहा है कि अपने आप में विशाल है पर असीम नहीं, पर ब्रिटेन में असीम है क्योंकि वहाँ पर संसदीय, क्योंकि वहाँ पर संविधान संसद की सर्वोच्चता है और इंडिया में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग काम होता है। तो ये सारी बातें बताई थी। न्यायपालिका की मैंने चर्चा की थी कि वहाँ पर न्यायपालिका उतना स्वतंत्र है जितना इंडिया में है। तो इस चीज़ को लेकर मैंने 4-5 पॉइंट बनाया है कैसे अलग है वहाँ से। ठीक है, तो लगभग सारे डायमेंशन से कवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा थे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के पक्ष में समर्थन कीजिए। ऐसे उत्तर को जनरली ये लिखा था कि हाँ है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, बाद में कंक्लूड किया था। मैंने भी वही लिखा था। सबसे पहले मैंने बताया था कि आज़ादी के कई दशकों तक केंद्र एवं राज्य के में एक ही दल की प्रधानता थी, किंतु समय के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं की असंतुष्टि एवं कई कारणों ने नए नए क्षेत्रीय दलों का उदय का मार्ग प्रशस्त किया और सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। तो फिर बताया कि क्षेत्रीय दल की संकल्पना कैसे। उसके बाद बताया, पहले मैं बताया कि संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो संगठन बनाने या दल बनाने की पावर देता है। तो बताया संविधान का आर्टिकल 19 का 9। इसके बाद फिर बताया कि उदय कारण क्या क्या है। तो क्षेत्रीय दल के उदय का संकल्पना मैंने यहाँ पर सारा बताया और कारण में बताया राष्ट्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति न करना, विभिन्न वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, भारत की विशाल विविधता वाला देश है, ऐसे में एक क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक वैविध्य इसका अनिवार्य घटक है। फिर मैंने बताया कि क्या कारण है, कारण पूछा था इसमें कि उदय का वर्णन कीजिए। फिर क्या लगता है कि ये आकांक्षाओं को पूरा करते हैं राष्ट्रीय एकता को, तो इस बात में पक्ष में दिया था। पक्ष में तर्क देने के बाद मैंने लगभग इसमें कितने, लगभग मैंने 4-5 पॉइंट डाले थे। फिर मैंने विपक्ष में तर्क दिया इसके। ठीक है, इसमें लगभग मैंने 5 पॉइंट डाले थे। ठीक है, फिर आय ग्राह बताया क्या होना चाहिए। तो मैंने बताया कि क्षेत्रीय दलों को निजी लाभों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय हित को खंडित करने वाले जो प्रयास है उनको उनको ध्यान रखा जाए। इसके बाद मतदाता को जातीय, धर्म एवं अन्य संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे को मतदान की प्राथमिकता देनी चाहिए। न्यूनतम साझा गठजोड़ के साथ लोक कल्याण की नीति को बढ़ावा। तो ये सारा आय ग्राह थे। आय ग्राह पूछना था पर डाल दिया था क्योंकि पक्ष विपक्ष और आय ग्राह देना इसलिए जरूरत है कि यहाँ से आइडिया बोलते कहाँ करना क्या है। ठीक है, तो फिर मैं बताया था कि अगर इस
पॉइंट को लागू किया जाए तो क्षेत्रीय आकांक्षा को और राष्ट्रीय एकता को निश्चित रूप से बढ़ावा दे सकते हो। उसके बाद मैं लिखा था 4 नंबर क्वेश्चन, मैं पढ़ सुनाता हूँ। एक स्वतंत्र न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को और बढ़ा दिया है? उदाहरण से बताइए। तो सबसे पहले न्यायिक सक्रियता का मैंने बताया था। न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया क्या है। उसके बाद मैंने सारा से जो भी अनुच्छेद है सारा मैंने बताया, मेरा जो भी विवाद में इसका वर्णन किया है बताया मैंने। फिर बताया कि प्रमुख विशेषता है तो कैसे बताया मैंने। उसके बाद फिर बताया कि क्या आपको लगता है कि न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को बढ़ा दिया? तो इस पर वही चीज़ है कि पक्ष विपक्ष में तर्क देना आपको है, ठीक है। तो मैंने वही काम किया है कि इसका दोनों पक्ष ले लिया है, पक्ष में लिया है तो कैसे और विपक्ष में लिया है तो कैसे, ठीक है। विपक्ष में तर्क दिया है और इसके बाद फिर विपक्ष में तर्क देने के बाद मैंने बताया कि आगे ग्राह क्या हो, ठीक है। आगे ग्राह मैंने बताया है कि सबसे पहले तो न्यायपालिका को मूल ढांचे की एक संतुलित व्यवस्था प्रस्तुत करनी चाहिए कि मूल ढांचा है क्या, क्योंकि वो किसी को भी मूल ढांचे में ला के कि कोई भी कानून को वो रोक सकती है, ठीक है। तो ज़रूरत क्या है कि मूल ढांचा को वेल डिफाइंड कर दीजिए कि हाँ भाई इन दायरों में जो चीज़ें वो मूल ढांचे में एक मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार की परिभाषा हो जाए। ज़्यादा आत्मनिष्ठ परिभाषा में बहुत ज़्यादा समानता होती है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। ऐसे कानून जहाँ आवश्यक नहीं वहाँ अति असंगतता से बचना चाहिए। बात सही है, बहुत से ऐसी विधायिका द्वारा कानून पास किया गया जो कि वहाँ आक्षेप बनता नहीं है न्यायपालिका का, पर वहाँ भी आक्षेप किया गया। उस मामले में ध्यान देना चाहिए। प्लस में विधायिका को भी चाहिए, जो विधायिका कार्यपालिका को भी, कि कानून बनाते क्रम में ऐसे बातों को ध्यान दें जहाँ पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ना पड़े, जरूरत ही ना पड़े करने को। तो क्योंकि दोनों दोनों तरफ से बातें हो जाती है। न्यायपालिका अगर अति सक्रियतावाद है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी तानाशाही पर देखने को मिलती है। तो दोनों तरफ से बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये मैंने बताया था निष्कर्ष में। ये पूरा सेक्शन 1 का हो गया। अब सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 मैंने लिखा था 5वां नंबर, मैं पढ़ सुनाता हूँ कि बिहार में औद्योगिक विकास के चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। तो मैंने बताया था, तुलना किया था कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र कैसे 19% है, और ये सारा मैंने यहाँ पर डिटेल दिया था। भारत से तुलना किया था कि भारत में ज़्यादा है। इसके साथ साथ पिछड़ेपन के कारण खनिज संपदा का अभाव, भूमि सुधार, जो जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट ये सारे, बस कुछ भी पेज पे जहाँ पर डाल दिए थे वो मैंने सारा डाला था। पूंजी का अभाव, प्राकृतिक आपदाएं, सारा मैं डाल दिया था। आपको भी पता है यही सब मेन कारण है। फिर बिहार सरकार क्या प्रयास किए, तो वही है उद्यमशीलता बढ़ावा देने की स्टार्टअप नीति 2017 500 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया गया बिहार में। निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर मुक्त भूमि की उपलब्धता 5 साल के लिए। मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया गया, जैसे कि बजट का 40% हिस्सा शिक्षा स्वास्थ्य। आपको पता होगा बिहार का 40% जो बजट का हिस्सा है वो लोग कल्याण में खर्चा होता है। तो ये मैंने सारा डाल दिया। बहुत सारे इस पॉइंट में डाला था, लगभग 7-8 पॉइंट में डाला था। मेगा फूड पार्क की स्थापना, और फिर लास्ट में निष्कर्ष दे दिया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि औद्योगिक पिछड़ापन बिहार की प्रमुख समस्या है, किंतु सरकार द्वारा उठाया गया हालिया कदम इस पर प्रशंसनीय आवश्यकता है। इसे बेहतर कराने का समस्या हर जगह रहता है। बिहार में वही प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंट का प्रॉब्लम है। तो इम्प्लीमेंट का प्रॉब्लम डालना पड़ेगा आपको। आपको कॉमन लग रहा होगा लेकिन डालना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम है तो कॉमन है, तो कॉमन कॉमन ही डालना पड़ेगा आपको, दूसरा क्या उपाय। तो फिर 7 और क्वेश्चन, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में से सॉरी बिहार का 18वां स्थान है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए, क्या यह पर्याप्त है? अपने तथ्यों उत्तर को तथ्यों आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। तो मैंने बताया था कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, इसमें 18वां स्थान है। स्टंटिंग वेस्टिंग की समस्या राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा अधिक है बिहार में। प्रमुख कारण आर्थिक कारण, वही बात है कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो राष्ट्रीय औसत का 1/3 है। जब पैसा लोगों के पास रहेगा नहीं तो पोषण भोजन ना तो ले पाएंगे और ना ही इलाज पैसा खर्च कर पाएंगे। सामाजिक कारण है कि ओनली पेटाटो सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पे आपको भी पता होगा कि वहाँ पर जहाँ पर लैंगिक भेदभाव होगा वहाँ पर बड़ी आबादी को पोषण की समस्या होगी होगी। तो ये मैंने डाला था। राजनीतिक कारण डाला था मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि जो भी योजनाएं वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। करप्शन के कारण बहुत सी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। फिर गरीबी में बताया था, गरीबी में अभी नीति आयोग को रिपोर्ट जारी किया गया है, सबसे अधिक जो गरीबी है पूरे इंडिया बिहार में। और शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह बताया था। फिर बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए वो मैं धीरे धीरे करके सारा बता दिया था, ठीक है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार की क्या योजना है उसका बिहार सरकार इम्प्लीमेंट करिए, प्लस बिहार सरकार द्वारा स्पेशली क्या योजना है
वो बताया था बाल बजट की संकल्पना, बजट में शिक्षा पर 15 पॉइंट का अधिक है, जो मैंने आजीविका मिशन जो भी मैंने वो मैंने बता दिया था यहाँ पे। फिर सुझाव मैंने बताया था कुछ अ, सुझाव के स्तर पर पंचायत स्तर पर महिला बाल बजट का निर्माण, सरकारी योजनाओं की निगरानी है तो सोशल ऑडिट की अनिवार्यता बल, जैसे कि अभी किया गया है सिक्किम में सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट होगा तो खुद आप पूछिए लाभार्थी से भाई कितना तुमको लाभ मिल रहा है, तो पता चल जाएगा कि इम्प्लीमेंट का स्तर क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डाला था ये। प्लस में प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है स्वास्थ्य को लेके, खासकर मोटा अनाज योगा वगैरह जो जो कि प्रोएक्टिव अप्रोच है। ठीक है, और काफ़ी सस्ता होता है मोटा अनाज, उससे हेल्थ काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये सब पॉइंट में डालने का प्रयास किया था। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे निष्कर्ष दे दिया है। इसके बाद सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार राज्य में विद्वान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का नाम बताइए, इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहाँ ये पाए जाते हैं, और बिहार में आर्थिक विकास में इनके महत्व रहेगा। सबसे पहले बताया था मैंने कि क्या क्या इसमें मैंने बैकग्राउंड लिया था कि बिहार से झारखंड से अलग होने के बाद संसाधन लगभग झारखंड में शिफ्ट हो गए, बहुत कम संसाधन बचे हैं बिहार में, जो बचे उसका मैंने बताया था, जैसे चूना पत्थर हो गया। उसके बाद एरिया बताया था चूना पत्थर कैमूर वाला एरिया है। फिर स्वर्ण भंडार अभी जम्मू में मिला था, उस समय मिला था, वो चर्चा में था, वो तो डाला था। उसके बाद फिर मैंने डाला था कि बिहार के आर्थिक विकास में इनका महत्व क्या क्या है, तो चुनाव पत्र के बारे में बताया था, रोजगार क्षेत्र में और क्या क्या है सारा मैंने बताया था यहाँ पे। और फिर जम्मू के बारे में बताया था, स्वर्ण वाला क्या क्या उसका फ़ायदा है। फिर मैंने चुनौती बताया कि संसाधन तो है पर उसके बाद चुनौती क्या क्या है। स्वर्ण वाला चुनौती बहुत ज़्यादा है कि स्वर्ण भंडार मिल तो गया पर आकलन अभी हुआ नहीं है कितना है, इन्वायरमेंट की समस्या है, पुनर्वास समस्या है, सारा पॉइंट में डाल दिया यहाँ पे। इस पर सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक वाला सेक्शन था, तो मैंने लिखा था 10 नंबर क्वेश्चन, मैं पढ़ सुनाता हूँ कि प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट डाला था कि हाल ही में जारी वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक में भारत दक्षिण एशिया एवं पश्चिम एशिया में 15 सबसे प्रमुख शहरों में भारत के 11 शहर शामिल थे। यह रिपोर्ट भारत के समक्ष उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण को स्पष्ट और उजागर करती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि प्रौद्योगिकी विकास पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकती है, किंतु हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप साबित हुई है। जैसे अपने एग्जाम्पल दिया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु जापान परमाणु में गिरा, चेरनोबिल वाला ये अपने आप क्यों परमाणु रिएक्टर क्यों लाया गया था, ताकि सिर्फ वारोड को कम से कम नुकसान हो, लेकिन जब वही विस्फोट हो गया सोचिए कितना लोगों को नुकसान किया हो। भोपाल के शास्त्री एग्जाम्पल दिया मैंने। फिर आयाम, या पूछा कि विभिन्न आयाम के कौन कौन सा आयाम है, पुष्ट कीजिए, मतलब उसका आयाम बता दीजिए। तो पहले सिंगल प्लास्टिक बताया मैंने, जिसके बाद मेडिकल कचरा बताया, ई वेस्ट कचरा, नाभिकीय कचरा, अंतरिक्ष कचरा, और इसके बाद वहाँ बताया एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने हेतु हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रस्तावित किया गया है। ऐसे हज़ार हज़ार सैटेलाइट प्रस्तावित किया गया है, ऐसे बहुत सारा किया भी जाना बाकी है, तो ऑब्वियस है कि उससे बहुत नुकसान होना है। रोकने का उपाय मैंने बताया था क्या क्या है, अंतरिक्ष मलबा तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संधि की परिकल्पना, सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए बायोडिग्रेडेबल स्रोत से बने थैले का प्रयोग, जैविक कृषि को बढ़ावा, सरकार क्या प्रयास किया, फिर मैंने 4 पार्ट में बताया क्या करना चाहिए, सरकार क्या प्रयास की है। जैसे फेम इंडिया स्कीम को 2026 में 270 तक कार्बन जीरो के टारगेट, वही पंचामृत का टारगेट है, ये मेन टारगेट है ये। 2025 तक 20% एथेनॉल, तो सारा मैंने बताया कि सरकार क्या प्रयास करे। ठीक है, बाद में हमने निष्कर्ष दे दिया। इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो था 11 नंबर, मैंने बताया था कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन कैसे मदद कर सकती है, उदाहरण बताइए। मैंने बताया कि बिहार के लगभग 11 जिले बाढ़ से प्रभावित है तथा बिहार एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र धारण करता है, पूरे इंडिया में बिहार सबसे ज़्यादा धारण करता है, ये आप याद रखिएगा। मैंने शुरू किया, फिर मैंने बताया कि इस प्रकार से बिहार का दक्षिणी भाग है वो सूखा से प्रभावित है। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्रबंधन किया जाए तो बेहतर हो सकता है। अब बताया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बाढ़, तो पहले तो आईएफडी के आंकड़ों का प्रयोग कर अतिवृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया सकता है, सेटेलाइट का प्रयोग कर ऐसे फसल को नहीं उगाना जहाँ बाढ़ की संभावना है, वाटर मैपिंग के माध्यम से नदियों के मार्ग परिवर्तन, इस तरह मैंने बताया था। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, लगभग मैंने इसमें 9 पॉइंट बताया था, 9 या 10 पॉइंट बताया था। ठीक है ना। इसके बाद सूखा और एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऐसे किस्म के फसलों का प्रयोग जो जल की स्थिति जल की कमी में भी उत्पादन को बेहतर करती हो। सूखा प्रभावित जिलों में वाटर हार्वेस्टिंग एवं ड्रिप सिंचाई, ड्रोन के माध्यम से कृषि उपज फसल छिड़काव, तो
इस तस्वीर में बताया था कि क्या क्या प्रयोग होता है सूखे के लिए स्पेशली। ठीक है, आपदा प्रबंधन में, तो प्रबंधन में बाढ़ और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए पूछा था, तो बाढ़ को उन्होंने बताया कैसे हो सकता है। ठीक है, सूखा के लिए कैसे हो सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन का मेन वही टारगेट है कि सूखा और बाढ़ को कंट्रोल करना। फिर वो चुनौती बताया था कुछ, कि इन सब के बावजूद कुछ चुनौतियाँ हैं अभी। जैसे कि चुनौती में क्या है भाई, तो तकनीक के स्तर पर कौशल कौशल क्षमता विकास में कमी, अत्यधिक वित्त की आवश्यकता, वर्तमान स्तर पर तकनीकी प्रयोग, पर्यावरणीय प्रभाव की समस्या, ये बताया था। फिर लास्ट में निष्कर्ष लिया था, लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा था इसको, टाइम का थोड़ा इशू आ गया था वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दूसरा भी पूरा डिस्कशन करा दिया मैंने क्या लिखा था। मैंने वीडियो से बनाया था जिसमें पेपर दिखाया था, फिर दोबारा मैंने वीडियो में बनाया जब अपलोड हुआ है तो। ठीक है, बाकी देखिए मार्क्स कब तक आता है। मार्क्स का तो अब कॉपी डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा कहना मुश्किल है, और जो मार्क्स है भी वो बताया जाएगा आपको फाइनल के बाद। ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा रहा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।